चलिए सर, हम लोग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बिगिनिंग से चलूं तो हम सबको पता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। मैटर को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो मैटर क्लासिफाई होता है एज एलिमेंट एंड कंपाउंड, दे बोथ आर प्योर सब्सटेंसेस। बट अगर हम कोई दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में तो वो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, वन इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जब किसी भी प्रोपोर्शन में हम दो चीजों को मिक्स करते हैं और उनकी प्रोपोर्शन, उनकी कॉम्पोजिशन कांस्टेंट नहीं रहती तो आप उसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हो। लेकिन अगर प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहे तो आप उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हो। होमोजेनियस मिक्सचर में जनरली एक सब्सटेंस स्पेसेस प्रोवाइड करता है और बाकी सारे सब्सटेंसेस उन स्पेसेस में फिल होते हैं। तो जो सब्सटेंसेस स्पेसेस प्रोवाइड कर रहा है उसकी स्पेसेस में जो सब्सटेंसेस फिल हो रहे हैं उनके पार्टिकल साइज की रेशियो में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, यानी जो डिसॉल्व हो रहा है वो बहुत छोटा हो, तो आपके लिए यही होमोजेनियस मिक्सचर एक ट्रू सॉल्यूशन माना जाता है। जहां पर जो पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है उसको आप सोल्यूट बोलते हैं और जो डिसॉल्व करवा रहा है उसको आप सॉल्वेंट बोलते हैं। यहां पर अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर मेड एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर वेयर द सब्सटेंस गेटिंग डिसॉल्व्ड इज नोन एज सोल्यूट, और जो डिसॉल्व होता है उसको आप बोलते हो सॉल्वेंट। पक्का क्लियर है? अब सॉल्यूशन जब आपने बनाया तो इसका यह मतलब नहीं आप कितनी भी क्वांटिटी सोल्यूट की डाल सकते हो, कुछ ना कुछ रीजनेबल क्वांटिटी सोल्यूट की डलती है। तो अगर मैं इन दोनों की क्वांटिटी की रेशियो निकालूं तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन, हम इसको नाम देते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन पहले टाइप्स ऑफ सोल्यूशन समझ लें। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन क्लासिफाई हो सकते हैं स्टेट के बेसिस पे। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीन स्टेट्स होती हैं। तो सॉल्यूट की भी तीन स्टेट्स हो सकती हैं, सॉल्वेंट की भी तीन स्टेट्स हो सकती हैं। हमारे लिए कहीं ना कहीं 9 टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सॉल्वेंट के बेसिस पे बोलें तो तीन कैटेगरीज बनती हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैसेस सॉल्यूशंस। यानी मेरा सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैसेस है। उसके अंदर सॉलिड सोल्यूट भी डाला जा सकता है, लिक्विड सोल्यूट भी डाला जा सकता है, गैसेस सोल्यूट भी डाला जा सकता है। तो 9 टाइप बनेंगे। लेकिन हम तीन मेजर टाइप्स को पढ़ते हैं विच कम अंडर लिक्विड सॉल्यूशंस। यानी हम सॉल्वेंट को क्या ले रहे हैं? लिक्विड ले रहे हैं। तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड। कॉमन एग्जांपल्स पे आए तो शुगर मिलाई पानी के अंदर तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल, चीनी नमक मिलाया पानी के अंदर तो भी सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल, आपने लेमन जूस मिलाया पानी के अंदर तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल, आपने कोई पल्प मिलाया पानी के अंदर तो भी लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल। वहीं पर एरिएटेड ड्रिंक्स बनाई यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा पानी के अंदर तो आपने बनाया गैस इन लिक्विड का सॉल्यूशन। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन है। 1 मिनट लगाकर जरा रीड कर लीजिए। फाइल शेयर कर दूंगा, लिखने की अभी जरूरत नहीं है, घर पे आराम से थ्योरी लिखते वक्त, लर्न करते वक्त लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपके सामने होनी चाहिए, क्लैरिटी में याद होनी चाहिए। क्लियर है? इसके साथ साथ आई विल बी रिक्वेस्टिंग यू टू रीड एनसीईआरटी। मैंने आज तक नहीं बोला एनसीईआरटी रीड करने को, आज बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब आप फाइनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सॉल्यूशन चैप्टर अब दोबारा नहीं उठेगा। तो कहीं ना कहीं आपको जितना कॉन्टेक्स्ट में आज करवाऊंगा उसकी एनसीईआरटी रीड करोगे। कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट रीजन बेस्ड है, उसको या तो हाईलाइट करोगे, नहीं तो अपने रजिस्टर में लिखोगे। नीट वालों को नीट में हेल्प करेगा और हमारे सीबीएसई में एमसीक्यू क्वेश्चन में हेल्प करेगा। लाइन वाइज लाइन, ज्यादा बात होगी तो लाइन पे बनने वाले क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में दे दूंगा, लेकिन पहले चाहता हूं आप लोग रीडिंग करो। क्लियर? रीड करिए प्लीज। हमारे लिए ये लिक्विड सॉल्यूशंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? अब वर्ड पे आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन।
कंसंट्रेशन को मैथमेटिकली हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। वो नामों की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला नाम आता है मास बाय मास परसेंट, जिसका फॉर्मूला था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तीसरा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके बाद हम लोग कुछ 11th वाले फॉर्मूलाज में आए। सबसे पहला मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से डिनोट किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जहां पर यूनिट की बात करते हो तो यूनिट बन गया मोल पर लीटर। इसी तरह बाद हम लोगों ने मोलैलिटी पढ़ा। मोलैलिटी हमारे लिए निकला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पर यूनिट बना मोल पर। इसके बाद हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जनरली कंपोनेंट्स के बेसिस पे था। मान लो आपने सॉल्यूशन बनाया है 2 कंपोनेंट का, एक है सोल्यूट एक है सॉल्वेंट। आपने सॉल्यूशन बनाया है 5 कंपोनेंट का, तो भी एक है सॉल्वेंट बाकी सारे हैं सोल्यूट। तो हमेशा एक ही सॉल्वेंट होता है, बाकी सारे क्या होते हैं सोल्यूट। तो आज अगर मैं 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन अगर मैं किसी कंपोनेंट की निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या मोल फ्रैक्शन 2 की निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मोल्स हैं, तो टेक्निकली मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, और सब मोल फ्रैक्शंस को सम कर दोगे तो सम क्या आएगा 1 का। यानी अगर 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो दोनों का सम कर दो 1 आएगा। 3 कंपोनेंट सिस्टम होता तो n1 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, n2 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, n3 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, तीनों का भी सम करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन 1 मार्कर का बन सकता है। शो दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 component system is 1 और 3 component system is 1, और what is the unit of mole fraction और define mole fraction। पक्का। इसके बाद नॉर्मेलिटी, हालांकि नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है बट आगे कभी कभार यूज होती है। तो बेसिक सा फॉर्मूला था ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यहीं पर एक छोटा सा रिलेशन भी बनता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, जहां पर n फैक्टर आप चार्जेस के एलसीएम से निकालते हो। इसी तरह से एक और टर्म थी पार्ट्स पर मिलियन, ppm। तो इट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6। पक्का। तो पार्ट्स पर मिलियन और मास बाय मास परसेंट में एक छोटा सा डिफरेंस है 10 रेज़ टू द पावर 4 का। पक्का बात समझ में आती है। ये हमारे लिए कंसंट्रेशन एज अ टर्म है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात को ध्यान से समझना। मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसमें चीनी मिलाई, चीनी बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो रही है। जब नए पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। धीरे धीरे जो पार्टिकल डिसॉल्व्ड हैं उनको नए पार्टिकल धक्का मार रहे हैं और वो अनडिसॉल्व होने लग गए। तो वहां पर प्रोसेस शुरू हुआ क्रिस्टलाइजेशन का। जैसे ही डिसोल्यूशन का प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस की स्पीड बराबर होती है, हम कह सकते हैं हम इससे फर्दर सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। इस टाइम पर एक मैक्सिमम क्वांटिटी का सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है और इनडायरेक्टली हम बोलते हैं सोल्यूशन ने एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव कर ली। लैंग्वेज के तरीके से बोलता हूं, when no further solute that can be dissolved into a solution refers to as saturated solution. At saturated solution, concentration achieved by a solution is the maximum concentration. तो वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन को हम एक नए नाम से पढ़ते हैं, refers to as solubility. तो हम बोले solubility is the concentration of saturated solution और it is the maximum concentration of any solution.
मैक्सिमम कंसेंट्रेशन तभी आएगी जब इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड क्या होगी, बराबर। यहां पर कौन से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के प्रोसेस हो रहे हैं सर, डिसोल्यूशन का प्रोसेस, नए पार्टिकल का डिसॉल्व होना, और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, पुराने पार्टिकल का अनडिसॉल्व होना। जब ये दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है तो आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाता है, और उस इक्विलिब्रियम का नाम क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पक्का? तो हमारे लिए वर्ड नया आया, सॉल्युबिलिटी। Solubility is the maximum concentration of any solution or is the concentration at saturated state. अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें तो maximum amount of solute that can be dissolved into a proportionate solution refers to as solubility. अब ये solubility बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। पहला डिपेंडेंस तो आया हमारा लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन या लिक्विड सोल्यूशंस, जहां पर हम तीन कैटेगरी के सॉल्यूशंस मेजरली पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड। तो वहां पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इन तीनों में सॉल्युबिलिटी को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैंने एक गिलास पानी लिया, पत्थर डाला वो भी अच्छे से डिसॉल्व, नमक डाला वो भी अच्छे से डिसॉल्व, चीनी डाली वो भी अच्छे से डिसॉल्व। हो सकता है कोई ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो, कोई कम अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है ज्यादा टेम्परेचर पे अच्छे से डिसॉल्व हो, कम टेम्परेचर पे अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से डिसॉल्व अच्छा हो, कम प्रेशर अप्लाई करने से डिसॉल्व अच्छा हो। यानी सॉल्युबिलिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहेगी। वो तीन मेजर फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तीसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये तीनों फैक्टर्स हम तीन टाइप के सॉल्यूशन में स्टडी करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन। एक अच्छी बात है, पहला फैक्टर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट तीनों में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हम यहां पर पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अगर सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्वेंट ने अच्छे से पकड़ रखा है तो सॉल्युबिलिटी हाई, और अच्छे से पकड़ नहीं रखा तो सॉल्युबिलिटी लो। तो यहां पर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में सिर्फ एक स्टेटमेंट तीनों में काम कर जाती है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यानी पोलर को पोलर में अच्छे से डिसॉल्व कर लोगे, नॉन पोलर को नॉन पोलर में अच्छे से डिसॉल्व कर लोगे, लेकिन पोलर नॉन पोलर में या नॉन पोलर पोलर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो तो सबसे अच्छा पोलर इन पोलर सोल्यूशन होता है, फिर नॉन पोलर इन नॉन पोलर सोल्यूशन होता है, फिर पोलर इन नॉन पोलर या नॉन पोलर इन पोलर सोल्यूशन होगा। तो इस कैटेगरी में तीनों की बात हो गई। हालांकि पहले सॉलिड एंड लिक्विड में दिखा दूं, फिर उसके बाद बाकियों में भी दिख जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी और फिर सबसे पहला सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के फैक्टर की बात करते हो तो रीड करिए प्लीज। सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही अपनी जो कंसंट्रेशन दिखाता है उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कौन सा? डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन का, यानी उस टाइम पर और फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। सर फाइल भी शेयर कर दूंगा, जो फाइल जितनी पढ़ाऊंगा उतनी आपकी वीडियो के नीचे टैग भी कर दूंगा। बट देन अगेन बार बार बोल रहा हूं, वीडियो विल बी ओनली अवेलेबल फॉर 3 days। तो बहुत अच्छी चीज है अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल में से रात को 9 बजे का टाइम क्लैरिटी में रख लो। तो कब? टीटीएस के अंदर। और कुछ नहीं है, सामने फोन लगाओ, दोबारा से भी वीडियो देख लोगे तो बहुत सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। 9 से 10 वीडियो देखी, 10 से 11 के बीच में चीजें खुद लिखी, अपने आप काम कंप्लीट होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ही प्लान कर रहा हूं। आज की क्लास एग्जैक्टली कल 9 बजे, और दूंगा भी इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लास, एक तरह से लगेगी। ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं प्रीमियर के अंदर ताकि आप बैक फ्रंट ना कर सको। अगर टाइम के साथ 9 बजे क्लास शुरू कर रहे हो तो एग्जैक्टली 10 बजे क्लास खत्म हो जाए। ठीक है ना? टेक्नोलॉजी।
देख लेना इस बार। कर दूं स्क्रॉल? चलिए, आई होप यहां तक क्लियर है। ये हालांकि मैंने आर्टिकल सॉलिड एंड लिक्विड में लिखा है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, बट यही टिपिकल लैंग्वेज सब में लगेगी। अब हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन में ही सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हालांकि हम इस फैक्टर को फैक्टर समझे ही ना, सॉल्युबिलिटी के लिए तो ये फैक्टर है, लेकिन पर्टिकुलरली सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि प्रेशर कुछ भी आप कम कर दो, ज्यादा कर दो, वो सॉलिड को फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकता और इनडायरेक्टली सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता। तो देयर इज नो रोल ऑफ प्रेशर इन सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो कहीं ना कहीं वो सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए फैक्टर भी नहीं है। इसके बाद थर्ड फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात को ध्यान से समझिएगा। हमारे लिए दो प्रोसेस काम कर रहे हैं, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। मैं अगर पर्टिकुलर डिसोल्यूशन की बात करूं तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी। एंडोथर्मिक होगा तो इट विल रिक्वायर एनर्जी और एक्सोथर्मिक होगा इट विल रिलीज एनर्जी। तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में सॉल्युबिलिटी अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। खैर, जब आप सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हो तो 99% द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। सिर्फ 1 2 4 5 एग्जांपल्स में इट बिकम्स एक्सोथर्मिक। तो कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीजें नजर आएंगी। एक बार साथ में रीड करते हैं और चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी इन वाटर, the various ionic substances are divided into 3 categories. First, solubility increases with increase in temperature. यानी मैं यहां पर कह सकता हूं S is directly proportional to T. Most of the substances, examples, the reason for this behavior is that in case of all substances, the process of dissolution is endothermic. The process of dissolution is endothermic. It requires energy ताकि वो solubility बढ़ा सके। तो बेटा जब एनर्जी गेन करेगा और डिसॉल्व होना स्ट्रॉन्ग करेगा तो कहीं ना कहीं solubility भी क्या करेगी? इंक्रीज। तो यहां पर solubility बढ़ेगी विद टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल्स तेज वाइब्रेट करेंगे, तो solubility भी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। बट कुछ 2 4 5 एग्जाम्पल में देखना ध्यान से। सेकेंड केस, solubility decreases with increasing। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर इन एग्जांपल्स में बात करनी है, इन एग्जांपल्स से बियॉन्ड नहीं जाना बेटा। अगर इन एग्जांपल्स को आप पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो यहां पर solubility is inversely proportional to temperature, यानी यहां पर डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाते वक्त एनर्जी रिलीज होगी, solubility क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और तीसरा केस, दोनों में ये कहीं पर आपके पास फिजिबल नेचर में नहीं है, 1 2 जगह पर एग्जांपल है जैसे S8। तो आपके लिए मेजरली अगर आप सॉल्युबिलिटी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट मान रहे हो सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस में, तो एक मेजर आंसर है इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। सिर्फ 1 2 4 एग्जांपल में इसका उल्टा होगा। तो ये बात क्लियर है? पक्का? फाइल शेयर करूंगा, आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले समझ लेते हैं। तो यहां पर हमने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया, इफेक्ट ऑफ, यहां कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा, प्रेशर जिसका कोई रोल नहीं। तीसरा, टेम्परेचर। जनरलाइज बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, with a few exceptions जहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से solubility कम होती है। अब पूछो सर, जनरल आएगा तो बेटा वही ऊपर वाला लिखना है, स्पेसिफिकली किसी का एग्जांपल आएगा इनमें से तो उल्टा लिखना है। पक्का? क्लियर? चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। यहां नेक्स्ट टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन देखते हैं, गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन। फिर दोबारा से पहला वाला फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिमेन्स सेम। दूसरे फैक्टर पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हो तो जनरली जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, सुन लीजिएगा बेटा बहुत ध्यान से,
गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो जनरली जब सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ता है तो दे टेंड टू एक्सपेल आउट, वो बाहर की तरफ कूदते हैं, जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट क्या हो जाता है, डिक्रीज, और सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो यहां पर साफ साफ है सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी। अब इसी का एक एप्लीकेशन क्वेश्चन आपके पेपर्स में बहुत बार दिखता है। क्वेश्चन क्या है कि आपकी एक्वेटिक लाइफ पोलर रीजन्स पे फिजिबल कैसे है, तो आपका आंसर आता है पोलर रीजन पे जहां पर टेम्परेचर काफी कम होता है, बहुत सारी जो सी पानी है वो फ्रीज होता है, लेकिन जो नीचे की लेयर होती है पानी की उनका टेम्परेचर लोअर डाउन होता है, कम होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा डिसॉल्व होती है। लो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से या एडिक्वेट क्वांटिटी में होने की वजह से वहां पर एक्वेटिक लाइफ क्या है, फिजिबल है। तो हमेशा बात को ध्यान रखिएगा, जितना टेम्परेचर कम है उतनी गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और क्योंकि गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एक्वेटिक लाइफ फिजिबल है। एक्वेटिक लाइफ फिजिबल होने का रीजन हम दो तरीके से दे सकते हैं, तो टेम्परेचर के बेसिस पे, एक आगे चलकर हेनरीज कांस्टेंट पे भी देंगे, पक्का। तो यहां पर अगर हम सिर्फ टेम्परेचर रीड करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन, this is expected because on heating the solution of the gas some gases usually expelled out of the solution. The same results also follows as an alternative manner as under. The dissolution of a gas in liquid is an exothermic process. It is accompanied by the evolution of heat. Thus the process evidence decrease in solubility with increase in temperature. पक्का? तो ये आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आया, क्लैरिटी है, पक्का। अब इससे आगे बात करें तो अगला हमारा फैक्टर आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अन्य हमारे लिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशंस में भी और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस में भी, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स को भी कंप्रेस किया जा सकता है और लिक्विड के पार्टिकल्स को भी कंप्रेस किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो यहां पर हम सॉलिड इन लिक्विड की तरह प्रेशर का इफेक्ट हटा नहीं सकते, बल्कि उसको इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे। और बात को ध्यान से माइंड में रखिएगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, प्रेशर के बारे में हमें सिखाएगा हेनरीज लॉ, पक्का। क्यों मैं ऐसा वर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन भी आपने बाद में आइडेंटिफाई करना है। आप मेरे साथ मेन क्लासेस में पढ़े हो तो 3 क्वेश्चंस बनते हैं प्रेशर के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन हेनरीज लॉ का, दूसरा क्वेश्चन रॉल्ड्स लॉ का, तीसरा क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन भी तो इंपॉर्टेंट है। तो पहली आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन है, भैया गैस को डिसॉल्व करवा रहे हैं पानी में, गैस इज गेटिंग डिसॉल्व्ड, गैस इज बबल्ड इन वाटर, गैस इज पास्ड इन वाटर, नाइट्रोजन गैस इज अलाउड टू पास इन वाटर। ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी तो क्वेश्चन किसका बनेगा, हेनरीज लॉ का। पक्का बात समझ में आती ना। तो हेनरीज लॉ पर अगर हम लोग आ जाएं तो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है कि अगर हम किसी गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वो गैस को अगर मैं ज्यादा प्रेशर पर किसी सॉल्वेंट में डालूंगा तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गैस डिसॉल्व होगी, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इन सिंपल टर्म्स, हायर द प्रेशर अप्लाइड, हायर द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस गेटिंग डिसॉल्व्ड। तो हमें एक स्टेटमेंट में रिलेशन दे दिया गया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब दिक्कत क्या होती है, प्रेशर तो आप लगाते हो, प्रेशर तो सॉल्यूट में भी लगता है, सॉल्वेंट में भी लगता है। सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेशर लगाकर पास पास आ जाएं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा देंगे, लेकिन प्रेशर को रेजिस्ट करने लग जाएं, अपनी शेप को चेंज करने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज नहीं होगी। तो ये रेजिस्टिंग नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। यहां पर जितना ज्यादा रेजिस्ट करने की वैल्यू होगी उतनी कम क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। और इसी में अगर हम लिखें तो P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो कहीं ना कहीं बेटा KH की वैल्यू ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, कम। तो यहां पर अगर हम स्टेटमेंट्स के साथ रीड करें, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। तो P इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, where KH is known as
Henry's constant. The partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas getting dissolved into the solution. इसको कन्वर्ट्स में पढ़े तो जितना ज्यादा आप मोल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर दिखाई देगा, या जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। पक्का क्लियर है ये बात? अब यहां पर कुछ KH की बात कर लें तो बेटा किसी भी गैस के KH की बात करें तो वो दूसरी गैस से वेरी कर सकता है। सपोज मैं दो गैसेस लेता हूं, एक O2 लेता हूं, एक N2 लेता हूं, दोनों को सेम प्रेशर अप्लाई करता हूं तो भी हो सकता है O2 कम डिसॉल्व हो और N2 ज्यादा डिसॉल्व हो, या N2 कम डिसॉल्व हो और O2 ज्यादा डिसॉल्व हो। तो ये डिपेंड करती है उनके KH की वैल्यू पे। जहां पर KH ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी, तो मैं अगर बोलूं O2 का KH N2 से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं N2 ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो रही है किसके? O2 के। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा KH के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। तो यहां पर अगर हम ये सारा कुछ रीड करें तो ध्यान से पढ़िएगा, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH एट सेम टेम्परेचर एंड इन द सेम सॉल्वेंट। उसके बाद हेनरीज कांस्टेंट KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ अ गैस। नेचर रेजिस्टिव है तो कहीं ना कहीं उसके KH की वैल्यू उसी से डिफाइन कर रहे हो। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एट द सेम पार्शियल प्रेशर according to the equation at the particular temperature. The value of KH increases with increase in temperature. अब आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है तो solubility, therefore solubility decreases with increase in temperature. तो इसी के बेसिस पे KH यानी हेनरीज कांस्टेंट के बेसिस पे भी हमने ये स्टेटमेंट दे दी, it is for this reason aquatic species feel more comfortable in cold water than in warm water. क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर यानी कम टेम्परेचर पर KH की वैल्यू कम और ज्यादा टेम्परेचर पर KH की वैल्यू ज्यादा। तो आप दोनों तरीके से इसका आंसर दे सकते हो, आपकी चॉइस है। पेपर में दोनों एक्सेप्ट होंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों लिखे गए। क्लैरिटी है? पक्का 2 मिनट लगाकर इसको जरा रीड कर लो, फिर इसकी एप्लीकेशन, या चलो एप्लीकेशन की बात करते हैं फिर दोनों रीड करते हैं। तो अगर हम हेनरीज लॉ को, यानी क्या बोला गया, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, या अगर आप ज्यादा गैस डिसॉल्व देख रहे हो तो उसका प्रेशर भी पूरे सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। इसके ऊपर बेसिक सी हमारी कुछ एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। सबसे पहली बॉटलिंग ऑफ एरिएटेड ड्रिंक्स। अगर किसी एरिएटेड ड्रिंक्स में मैं ज्यादा फिजीनेस देखता हूं तो डेफिनेटली वो ज्यादा प्रेशर पे बॉटल्ड हुई है, कम फिजीनेस देखता हूं तो कम प्रेशर पे बॉटल्ड हुई है। अगर मैं किसी को कंपेयर करूं किसी दूसरे के साथ और मैं बोलूं इसमें कम फिजीनेस है तो जरूर कम प्रेशर पर, और ज्यादा फिजीनेस है तो ज्यादा प्रेशर। दूसरा एप्लीकेशन, जनरली एप्लीकेशन नहीं कह सकते हैं बट डिजीज को आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। हमने हिली एरिया में रहते हुए लोगों के अंदर एनॉक्सिया देखा। एनॉक्सिया कैसे पैदा हुआ? जो हिली एरिया है यानी वो अर्थ से दूर है, और जितना आप अर्थ से दूर जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से जो आप गैस इनहेल कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम डिफ्यूज होगी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रेशर कम लगेगा तो मोल फ्रैक्शन भी कम डिसॉल्व होगा, और गैस कम डिसॉल्व हुआ तो ब्लड में भी कम ऑक्सीजन वाला मूवमेंट होगा, यानी लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। ब्रेन में भी लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, जिसकी वजह से थिंकिंग एबिलिटी पुअर हो जाती है, और इसी को बोलते हैं एनॉक्सिया। लाइकवाइज एक और एप्लीकेशन, जब भी स्कूबा डाइविंग होती है, चाहे लोग ट्रेजर ढूंढने जाते हैं, चाहे आज तो सिर्फ एडवेंचर के लिए जाते हैं, एक्वेटिक लाइफ को देखने के लिए या स्टडी करने के लिए जाते हैं, तो अक्सर अगर आप बिना सिलेंडर्स के जा रहे हो तो जब आप डाइविंग करते हो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रेशर से एक्सपोज हो जाती है। तो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ज्यादा गैसेस इनहेल होंगी, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी टॉक्सिक गैसेस आएंगी, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में अगर नाइट्रोजन चली जाती है तो ब्लड वेसल्स में बेंड्स होने के चांसेस होते हैं, विच में लीड टू डेथ। इसको अवॉइड करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जाते हैं, बट ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं भरी जाती है बल्कि एक प्रोपोर्शन भरा जाता है ताकि प्रेशर भी मेंटेन रहे, आपके सिलेंडर का वेट भी कम रहे, और आप एक रीजनेबल टाइम के लिए एक्वेटिक लाइफ को स्टडी कर सकें, एडवेंचर को पूरा कर सकें, ट्रेजर को आइडेंटिफाई कर सकें या छुट्टियां बिता सकें। ठीक है ना? तो उसके बिहाफ पर ये चीजें हुई।
तो टेक्निकली आप ये भी पेज रीड कर रहे हो और एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ भी रीड करोगे। जल्दी से प्लीज। सर क्योंकि ये गैसेस का स्टेट आ गया, गैसेस के पार्टिकल्स जनरली सॉलिड के पार्टिकल से अलग बिहेवियर दिखा रहे हैं इसलिए। सर प्लीज थोड़ी सी स्पीड फास्ट होगी, लेकिन स्पीड फास्ट होने का सिर्फ ड्यू रीजन है कि भैया रिवीजन कर रहे हो और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। इस पेज पे मैंने आपको नहीं पढ़ाया, या आपको पता है। अगर आपको लगता है कि आपने पूरा चैप्टर देखना है, भैया पूरी प्लेलिस्ट ले लेना, देख लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंपैक्टफुल पढ़ना चाहते हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आज समझ में आ जाएगा कि मैं कितना टॉपिक करवा रहा हूं। तो टेक्निकली नेक्स्ट क्लास में कितना टॉपिक रिवाइज होगा थ्योरी के पर्सपेक्टिवली, सिर्फ एक बार ग्रेजुअल रीडिंग करके भी आओगे तो चीजें क्लैरिटी में आएंगी। नहीं तो उल्टा कर लो। उल्टा तो बहुत अच्छा है कि आज चलो समझा, देखा, सीखा, ऑब्जर्व करा, कल तक इसको रिवाइज करा, कैपिटलाइज करा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आए। तो उस तरीके की प्लीज अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करके चलना, कोई भी टॉपिक मिस मत करना, रिक्वेस्टफुली। मैंने आप लोगों को यह भी बोल दिया है, मैंने आपको 3 टाइमिंग्स दे दिए हैं। दिस इज योर चॉइस, कौन सी क्लास कब आपने अटेंड करनी है, कब आपने आगे पीछे करनी है, आप कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लासेस का मैंने ऑनलाइन टाइम दिया है, अदरवाइज 3 क्लासेस का मैंने ऑफलाइन टाइम दिया है। इट इज योर ओन चॉइस, आप किस क्लास को कब कनेक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। मैं तीनों क्लासेस में, दोनों क्लासेस वाला ऑनलाइन वाला टाइम का लिंक शेयर करूंगा, बट आपने अपने तरीके से मैच्योरिटी दिखानी है, ठीक है ना, प्लीज। बता, greater the value of KH, lower is the solubility of a gas. KH is inversely proportional to solubility. वहां पर देख, pressure is equal to KH into mole fraction of solute. अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, सपोज मैंने प्रेशर 6 कर दिया, तो KH 1 होगा तो मोल फ्रैक्शन 6 होगा, KH 6 होगा तो मोल फ्रैक्शन 1 होगा। तो टेक्निकली मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये 6 होगा तो ऑटोमेटिकली KH क्या है 1, उल्टा कर दूं तो KH बड़ा है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा कम। तो KH की जितनी बड़ी वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उतनी, ये तो बोल रहे। मैंने ना अपनी लाइफ में मास बंक सुना था, मास फॉरगेट मैंने कल ही देखा। मतलब कि ये फैला दो कि हम भूल गए हैं, टेस्ट नहीं है ना। हो सकता है, मेरा नहीं, किसी और सब्जेक्ट का हो सकता है अरे रीड कर लो, कर दो स्क्रॉल चलो प्लीज। बस सर बायो बाद में खेल लेना।
Third beta, in the function of lungs, when air enters the lung, partial pressure of oxygen is high. The oxygen combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Partial pressure of oxygen in tissues is low, hence oxygen is released from oxyhemoglobin, which is utilized for the function of cells. तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो सा है उसके ऊपर पॉइंट आ रहा है, इसी के बिहाफ पर आपका एक तरह से एनोक्सिया बना था, ठीक है ना। जो थोड़ा सा अगर मैं 10th याद करवाऊं तो 10th का एक तरह से पॉइंट है जहां पर गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोलीज था, उसके बाद फिर ये गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यूज की बात कर रहे हैं, एल्वियोलीज, एयर सैक्स, ठीक। अरे भाई ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन बायोलॉजी वाली नहीं है, ठीक है ना। आई सपोर्ट IIT। कौन सा हीलियम वाला ना, ये परसेंटेज हम लोग रखते हैं सिर्फ इस रीजन की वजह से ताकि आप एक सस्टेनेबल टाइम के लिए उस पूरी की पूरी लाइफ को लेके चल सको। इससे बेंड्स प्रिवेंट इसलिए होंगे क्योंकि यहां पर हमेशा प्रेशर इंटैक्ट रहेगा और प्रेशर इंटैक्ट के अंदर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इसमें नाइट्रोजन है, बट ये नाइट्रोजन होने का मतलब है बाहर वाली नाइट्रोजन और अंदर वाली नाइट्रोजन में अंदर वाली नाइट्रोजन काम करे, और पुश फॉरवर्ड किसको करेंगे? ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे, हाँ जी क्या सर, क्या हीलियम सर, हीलियम वगैरह की कॉम्पोजिशन ली जाती है। हीलियम इसलिए ली जाती है ताकि हम लोग कम अमाउंट के अंदर या कम मास के अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सके। नाइट्रोजन साथ में इसलिए ली जाती है ताकि बाहर वाली नाइट्रोजन के कंपैरिजन में अंदर वाली ज्यादा हो, और ऑक्सीजन तो लेनी ही है भाई क्योंकि हमने इनटेक ऑक्सीजन का करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस में। जनरली लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस को हम वॉलेटाइल लिक्विड इन वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशंस मानते हैं। बार बार कोट कर रहा हूं, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, वॉलेटाइल लिक्विड इन वॉलेटाइल लिक्विड। जहां पर दो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर मेंशन हो तो साफ साफ क्लैरिटी में ये पॉइंट आएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। कौन सा? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझाया रॉल्ड्स लॉ ने। आप कहते हो सर बाकी फैक्टर्स नहीं लिखे, तो बेटा फैक्टर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट तो सब में सेम। अब मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर करवा रहा हूं, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर करवाने के बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस करूंगा, ठीक है, हालांकि वो भी बहुत सिमिलर है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को, यानी लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेशर का क्या इंपैक्ट रहेगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने में, उसको पढ़ाया गया रॉल्ड्स लॉ की तरफ से। रॉल्ड्स लॉ ने अपने चीजों को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए। उसने कहा सबसे पहले तो हम वॉलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं, फिर चाहे आप वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट लें या सॉल्वेंट लें। आपने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में एक लिक्विड डाला, कंटेनर बंद कर दिया, क्योंकि आप बोल रहे हैं ये वॉलेटाइल लिक्विड है। सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में भी मिलेंगे। सब्सटेंसेस, एक सेकेंड हिमानी प्लीज, सब्सटेंसेस लिक्विड स्टेट में भी मिलेंगे, वॉलेटाइल नेचर में है तो गैसियस स्टेट में भी जाएंगे, लेकिन कंटेनर बंद है तो गैसेस वाले पार्टिकल बहुत दूर नहीं जा सकते, लिक्विड वाले पार्टिकल्स भी पास पास हैं। तो टेक्निकली यहां पर हमें जो भी पार्टिकल्स मिल रहे हैं हम उनको बोल रहे हैं ये एक इंटरमीडिएट स्टेट में है, जिसको आप बोलते हो वेपर स्टेट। वेपर स्टेट के पार्टिकल्स जनरली कंटेनर से बाहर निकलना चाहते हैं, गैस बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, और उसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब मैंने एक इंडिविजुअल कंटेनर लिया, एक सब्सटेंस को मैं सोल्यूट मानने वाला हूं, तो मैंने उसको एक अकेले कंटेनर में रखा और वहां पर वेपर प्रेशर को मेजर करा, तो नाम दिया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन अ प्योर स्टेट। और क्या नाम दिया उसको? P0A। इसी तरह से दूसरे कंटेनर में वो सब्सटेंस लिया जिसको मैं सॉल्वेंट बनाने वाला हूं, और उसको भी मैंने वेपर स्टेट अचीव करने दिया, उसका एक प्रेशर चेक करा जो कि निकला वेपर प्रेशर, तो उस वेपर प्रेशर को नाम दिया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ प्योर स्टेट, और उसको भी नोटेशन दे दी P0B। अब इन दोनों कंटेनर में पड़े हुए सोल्यूट सॉल्वेंट को मैंने तीसरे कंटेनर में मिक्स कर दिया, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन बना है तो सोल्यूट या सॉल्वेंट के प्रेशर में कुछ अप एंड डाउन हुआ होगा,
जिसकी वजह से पूरे के पूरे कंटेनर का प्रेशर आएगा, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर चेंज हुआ। मैंने यहां पर टर्म दी पीए और पीबी। मैं दोबारा से डिफाइन कर दूं, मैंने यहां पर पीए नॉट, पीबी नॉट, पीए और पीबी किस किस को दिया है। तो बेटा जहां नॉट लगा है वो प्योर स्टेट में है, यानी उस कंटेनर में सिर्फ सोल्यूट है या सिर्फ सॉल्वेंट, और जहां मैंने पीए और पीबी दिया है वो एक्चुअली मिक्सचर में है, जहां पर दोनों हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो कह सकता हूं पीए इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, पीबी इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। पक्का? अब यहां से रॉल्ड्स लॉ शुरू होता है। रॉल्ड्स लॉ कहता है कि अगर आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें एक कंपोनेंट को ज्यादा क्वांटिटी में डाला, तो उस पूरे सॉल्यूशन में उसका भी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी आपके अकॉर्डिंगली वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी पी is directly proportional to mole fraction of I। और यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए लिखा गया Pi equals to Pi नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ I। अब मैंने I क्यों लगाया है? क्योंकि ये सोल्यूट के लिए भी है और सॉल्वेंट के लिए भी, और यही आया आपका रॉल्ड्स लॉ। एक सेकंड, चलो पक्का? अब जरा इस स्टेटमेंट को देखो, यहां पर आपको दिखाई देगा। तो इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो यहां पर अगर मैं सोल्यूट के लिए बात कर रहा हूं, तो सोल्यूट के लिए बेटा आप लोगों के लिए हो गया Pa इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, या सॉल्वेंट के लिए हो गया Pb इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पक्का? अब यहीं से एक छोटा सा डेरिवेशन करके दिखाया जब हमने डाल्टन्स लॉ यूज करा। ध्यान से बात को समझिएगा, राघव भैया बाद में मैसेज खेल लेना यार। अब देखो, मैं यहां पर डाल्टन्स लॉ लेता हूं। बहुतों को डाल्टन्स लॉ याद नहीं होगा, तो बच्चे डाल्टन्स लॉ ने कहा था अगर मैं एक कंटेनर लेता हूं जिसमें नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस लेता हूं, सपोज ए और बी, तो जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर हैं उस पे जो प्रेशर लग रहा है वो दोनों तीनों पांचों कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर। आज यहां पर आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो सॉल्यूशन में सोल्यूट Pa, सॉल्वेंट क्या है Pb, तो टेक्निकली Pt इक्वल्स टू Pa प्लस, अब यहां से रॉल्ड्स लॉ उठा लें तो Pa नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस Pb नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब मैं इसको सब डिवाइड कर लेता हूं, तो बेटा Pt इक्वल्स टू Pa नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस Pb नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसी तरह से टोटल प्रेशर इज इक्वल टू Pa नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस Pb नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, सॉरी B। अब दोनों में रिलेशन डिराइव करने के लिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन को यूज करता हूं। एक जगह पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A के रेफरेंस में लिखूंगा, दूसरी जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B के रेफरेंस पे। तो मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिख लूं, और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A लिख लूं। रिप्लेस करता हूं तो बेटा कहीं ना कहीं Pa नॉट इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस Pb नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहीं पर आ जाऊं तो Pa इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू Pb नॉट। यहां पर Pa नॉट माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू Pa नॉट प्लस Pb नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहां पर Pb नॉट माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू Pb नॉट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू Pa
नॉट। इनडायरेक्टली यहां पे तो पी ए नॉट रहेगा, माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को कॉमन लिया तो पी नॉट ए माइनस पी बी नॉट, और इसी तरह से यहां पर कॉमन लिया तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो ये आपका टोटल प्रेशर का रिलेशन बना। बच्चे ये रिलेशन जब आपके पास इम्प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन हो, और ये रिलेशन जब आपके पास प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन हो, और कहीं ना कहीं क्वांटिटी से आप किसी एक की मोल फ्रैक्शन निकाल सको, तो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। रॉल्स लॉ के क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल आएगा तो इसको यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ डेरिवेशन करी है, डेरिवेशन भी पेपर में नहीं आने वाली। कर लोगे तो अच्छी बात है, ताकि 1% भी कोई चीज छूटे ना, लेकिन ये फॉर्मूलाज इंपैक्टफुली पूछे जा सकते हैं। और इवन इसी फॉर्मूला के ऊपर आपका रॉल्स लॉ का ग्राफ बनेगा, जो कि अभी दिखाने जा रहा हूं। यहां पर अगर हम लोग वापस आते हैं तो बेटा आई होप आपको ये चीज क्लियर है। ये मैंने सॉल्यूट के लिए लिखा और ये मैंने सॉल्वेंट, दोनों में टोटल प्रेशर के बराबर रखा डाल्टन्स लॉ में, और फिर रिलेशन निकाल दिया। मैंने डायरेक्टली रिलेशन लिख दिया है, तो प्लीज ये आपने ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है, तो ये रिलेशन कैसे आया वो आपके सामने क्लैरिटी है। अब इस रिलेशन में एक पॉइंट को याद रखिएगा, अगर आपने जो कंटेनर लिया उस कंटेनर में सोल्यूट 0 हो जाए तो कंटेनर में सिर्फ कौन पड़ा हुआ है? सॉल्वेंट। तो कहीं ना कहीं टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? सॉल्वेंट के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर के, क्योंकि अकेला क्या पड़ा हुआ है? सॉल्वेंट ही पड़ा हुआ है। जब सॉल्वेंट अकेला होगा तो वो तो प्योर स्टेट में होगा। दोबारा से बात करते हैं, अगर कंटेनर में सॉल्वेंट खत्म हो जाए तो सिर्फ कौन होगा? तो सारा का सारा प्रेशर किसकी वजह से? और सोल्यूट क्या है? प्योर स्टेट में। तो PT इक्वल्स टू PA नॉट जब सॉल्वेंट नहीं है, PT इक्वल्स टू PB नॉट जब सॉल्यूट है। पक्का बात समझ में आती है? तो यही टेक्निकल टर्म्स नीचे की तरफ हमने दिख रखी है। क्लियर है? पक्का? तो ये चीज हुई। इसके बाद ग्राफ आता है, तो ग्राफ ध्यान से देखना, ग्राफ की ही रिप्रेजेंटेशन यहां पर है। आई होप ये ग्राफ से फेमिलियर हो गए। प्लीज, ग्राफ जनरली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का होता है, लेकिन यहां पर एक्स एक्सिस रेंज में है, रेंज ऑफ 0 एंड 1। हमने एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन रखा है, वाई एक्सिस पे प्रेशर रखा है, और एक्स एक्सिस का जो मोल फ्रैक्शन है वो भी सॉल्यूट के लिए 0-1 और सॉल्वेंट के लिए 1-0 है। यानी कंटेनर में अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो मेरे लिए कहीं ना कहीं सिर्फ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट 0। इसकी बात करूं तो सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट क्या है? 0 है। पक्का बात समझ में आती है? तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पॉइंट्स को देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट इधर से पढ़ो, सर सिर्फ सॉल्यूट है, सॉल्वेंट, तो सारा का सारा प्रेशर किसकी वजह से? प्योर स्टेट, इसलिए PA नॉट। सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट, तो सारा का सारा प्रेशर किसकी वजह से? अब बीच में सॉल्यूट कम हो रहा है, सॉल्वेंट बढ़ रहा है, या सॉल्वेंट बढ़ रहा है और सॉल्यूट, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इनसे डिपेंडेंस है वो PB नॉट से PB 0 की तरफ जा रही है, और PA नॉट से PA 0 की तरफ जा रही है। इसके बीच में कोई भी पॉइंट उठा लोगे तो आपको टोटल प्रेशर मिलेगा PA प्लस PB, जो कि किस लाइन से मिल रहा है? इस लाइन से, जो कि कहीं ना कहीं इसका और इसका सम है। सॉरी, मैंने ऊपर मार्क कर दिया, इसका सम है, जो कि क्या निकल रहा है? ये। तो यहां पर ये ऊपर वाली लाइन टोटल प्रेशर बता रही है, ये इंडिविजुअल प्रेशर बता रही है आपके रॉल्स लॉ का, कंपोनेंट सॉल्यूट का, कंपोनेंट सॉल्वेंट। पक्का बात समझ में आती है? अब यहां तक जो हमने पढ़ा है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, सॉल्युबिलिटी का, डिपेंडेंस ऑन प्रेशर, लेकिन हर बार हर एक सॉल्यूशन ये ग्राफ, ये रॉल्स लॉ फॉलो करे ये जरूरी नहीं है। मतलब मैं सॉल्यूशन बनाने निकला, मैंने सॉल्यूट मिलाया, सॉल्वेंट मिलाया, सॉल्यूशन बन गया, कोई चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज? मैं सोच रहा था 5 यूनिट का वॉल्यूम होगा, 5 यूनिट का निकला। मैं सोच रहा था 10 यूनिट का प्रेशर होगा, 10 यूनिट का निकला। ना एनर्जी देनी पड़ी, ना एनर्जी रिलीज हुई। परफेक्ट, हमारा रॉल्स लॉ दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन बनते हैं जिसमें हो सकता है ह्यूज एनर्जी रिलीज हो, एक्सोथर्मिक। जिसमें हो सकता है एनर्जी की जरूरत हो, एंडोथर्मिक। जिसकी वॉल्यूम 5 सोची थी 7 निकली,
5 सोची थी 3 निकली। यहां कह सकते हो प्रेशर सोचा था 5 यूनिट का कि बैलून इतना सा फूलेगा, वो फूल गया 10 यूनिट हो गया, या कम फूला, तो उस केस में हम बोलते हैं दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ। तो हम लोग सॉल्यूशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, रॉल्ड्स लॉ को खत्म करके उससे आगे चले जाते हैं, कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ रॉल्ड्स लॉ में आ जाते हैं, जहां पर हम बात करें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वन इज आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो रॉल्ड्स लॉ ओबे कर रहा है। भैया टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ना वॉल्यूम में चेंज ना एंथैल्पी में चेंज। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर आपका रॉल्ड्स लॉ फेवर नहीं होता, उसको बोलते हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। या तो उसमें प्रेशर कम ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर इज नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीबी, या वॉल्यूम चेंज ज्यादा है कम हो जाएगा तो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0। वहीं पर एनर्जी या तो चाहिए होगी या तो रिलीज होगी तो डेल्टा एच बी नॉट इक्वल टू 0। इनको फर्दर सब डिवाइड करें तो 2 कैटेगरीज बनती हैं, पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन एंड नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। जहां पर प्रेशर जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा हो जाए तो पॉजिटिव डेविएटेड, और जहां जरूरत से कम हो जाए तो नेगेटिव डेविएटेड। तो यही ग्राफ को अगर हम लोग समझें आगे चलकर तो यहां पर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों का, बट अब शायद आए या ना आए कि डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला है इंट्रैक्शन के बेसिस पे, या कह सकते हैं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी दिखाई दिया तो आइडियल सॉल्यूशन, और टोटल प्रेशर नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीबी दिखाई दिया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वहीं पर डेल्टा एच मिक्स या डेल्टा वी मिक्स 0 आए तो आइडियल सॉल्यूशन, नॉट इक्वल टू 0 आए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वहीं पर ईच कंपोनेंट ओबेज रॉल्ड्स लॉ और ईच कंपोनेंट डू नॉट ओबेज रॉल्ड्स लॉ। उसके बाद आपके पास ग्राफ, यहां पर ग्राफ सिंपल बन रहा है लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा इंक्रीज या थोड़ा सा डिक्रीज दिखाई दे तो ये पॉजिटिव डेविएटेड का ग्राफ और ये नेगेटिव। पक्का? तो अक्षित भैया गुड मॉर्निंग। इसके बाद अगर हम लोग पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस देख लें तो साफ साफ है भैया, अगर डेविएशन पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव डेविएटेड, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव डेविएटेड। तो पीटी अगर ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव डेविएटेड और लेसर होगा तो, वहीं पर एनर्जी जरूरत आएगी तो पॉजिटिव डेविएटेड, यानी कहीं ना कहीं वॉल्यूम ज्यादा आएगी, और वहीं पर वॉल्यूम कम आई या एनर्जी रिलीज हुई तो नेगेटिव डेविएटेड। इसी तरीके से पॉइंट आता है, प्लीज नेगेटिव डेविएटेड वाले मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाते हैं और पॉजिटिव डेविएटेड वाले मिनिमम। लेकिन मैंने अभी एजियोट्रॉप वर्ड यूज नहीं करा, इसलिए वो डिफरेंस को नहीं रीड कर रहा हूं। अब मैं एजियोट्रॉप की बात करता हूं। एजियोट्रॉप क्या है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं जनरली सॉल्यूशन बना रहा हूं और सबको पता सॉल्यूशन मिक्सचर है। मिक्सचर को सेपरेट करने का सबसे आसान तरीका होता है हीट कर लो। भैया दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, एक पहले बॉइल हो जाएगा एक बाद में बॉइल होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं एक ऐसी कंसंट्रेशन पर उन दोनों कंपोनेंट को हम होमोजेनाइज होते हुए देखते हैं। देखो होमोजेनियस मिक्सचर तो बना ही रहे थे, वो होमोजेनाइज तो थे डिसॉल्व होने की एबिलिटीज में, लेकिन उसके साथ साथ दे शो अ कॉमन बॉइलिंग पॉइंट। यानी आपने सोल्यूट लिया 20 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वाला, सॉल्वेंट लिया 100 डिग्री सेल्सियस वाला, सपोज उनकी कंसंट्रेशन ली 30:70 की रेशियो में, कुछ 70 डिग्री सेल्सियस पे दे अचीव अ कॉमन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, यानी दोज बाइनरी सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन और एट अ कांस्टेंट कंपोजिशन दे अचीव अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे सॉल्यूशन को आप बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप 2 तरीके के होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। बात को समझिएगा, एक आपने लिया सोल्यूट लिया 20 डिग्री सेल्सियस वाला, सॉल्वेंट लिया 100 डिग्री सेल्सियस वाला, दोनों का एक कॉम्पोजिशन पे 80 डिग्री सेल्सियस एज अ बॉइलिंग पॉइंट आए तो हाईएस्ट की तरफ आ रहा है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और 30 के पास आ जाए तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। जनरली एग्जांपल्स पॉजिटिव डेविएटेड वाला नेगेटिव बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और नेगेटिव डेविएटेड वाला मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होगा। अब जरा इसको रीड कर लीजिए सर। हाँ जी बेटा। सर वीडियो नहीं आ रहा है सर। क्यों नहीं आ रहा है? सर व्हाट्सएप आपको स्क्रीनशॉट खींच के भेज। बाकी किसी को भी नहीं आ रहा है? सर मेरे में आ रहा है। रुद्र माँ का एक क्यों क्या है? ज्यादा धुआं हो गया क्या पता।
आंख से ओके। सर आगे पीछे देखो कहीं पे अटके होगे। यहाँ पे भी धुआं धुआं लग रहा है ना। जल्दी से रीड कर लो सर। राघव भैया लेफ्ट राइट स्क्रॉल करो। सर पिन करने की कोशिश करें बट हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं सर, वीडियो दूंगा देख लेना। देख ऐसा जरूरी नहीं है हर बार रेंज के बेसिस पे आए, परसेंटेज आगे पीछे भी हो सकती है तो भी एक्सटेंड भी कर सकता है। क्योंकि बात को ना ध्यान से समझना, सारे एक बात को समझो। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के बीच में ऐसा सोल्यूट डाला जिसने इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो कहीं ना कहीं अब उनको दूर करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से भी एक्सीड कर जाएगा। एंड लाइकवाइज वीक कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूट से भी नीचे चला जाएगा। तो उसके हिसाब से सर प्लीज ये कंसंट्रेशन, ये एग्जांपल्स आप लोगों ने रीड आउट भी करने हैं एनसीईआरटी और ये भी देखने हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक्सेप्ट अ टॉपिक जहां पर हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है, मैंने यहां पर आपके रॉल्स लॉ तक कंप्लीट करवाई है चीजें। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गो थ्रू दी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, रीड इट। रीड करने का ये मीनिंग नहीं है आप सब कुछ क्रैम कर रहे हो। रीड करने का मीनिंग है हाँ ये आता है, इस लाइन में कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई रीजन बेस नहीं बन सकता, देन इट इज ओके। बट अगर कोई लाइन दे रखी है भैया नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा सोल्यूबल है, कम सोल्यूबल है, क्यों सोल्यूबल है, किस वजह से सोल्यूबल है, राइट इट डाउन। एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा और किसी का नीट एंड क्लीन में भी हेल्प करेगा, वरना नीट एंड क्लीन हो जाओगे। ठीक है ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं बात को समझ के चलिएगा। सीबीएसई में क्लैरिटी में एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू का आपकी बुक से बनेगा। अभी तक जितने भी आपने एग्जामिनेशन दिए हैं, चाहे आपके स्कूल के यूनिट टेस्ट हो, चाहे टर्मिनल हो, चाहे कुछ भी हो, सॉरी टू से भैया गूगल देवता पर आपके जो लेवल हैं वो जेई मेंस के नीट के उनके हैं। नीट का लेवल है सीबीएसई लेवल, लेकिन उसके अगर जेई मेंस के क्वेश्चन आपकी टीचर उठा रही है तो टेक्निकलिटीज थोड़ा सा बियॉन्ड जा रही हैं। करना दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम्पलर भी करना दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एनसीईआरटी थॉरो होनी चाहिए। Until and unless a difficult question is through a chapter और जिसमें एमसीक्यू का क्वेश्चन बन रहा है तब चलेगा। लेकिन अगर इजियर साइड से एमसीक्यू बन रहा है किसी चैप्टर का तो भैया वो इन बिटवीन द लाइंस बनेगा। सीबीएसई में आपकी एनसीईआरटी की लाइंस रीड होना बहुत जरूरी है। हाँ, जिस चैप्टर में बोलूंगा मत रीड करो मत करना, लेकिन जिस चैप्टर में बोलूंगा रीड करना है करना। और प्लीज नेक्स्ट क्लास तक का होमवर्क, आज की क्लास की थ्योरी रिवाइज्ड प्रॉपरली। दूसरा, आपके होमवर्क शीट में बायोमोलिक्यूल्स की थ्योरी लिखी हुई है, तो बायोमोलिक्यूल्स की थ्योरी लिखी हुई होनी चाहिए। क्लास डेट डाल लेना, काम डाल लेना, कंप्लीट करोगे परसों तक। उसके बाद मेजर होमवर्क अगले से अगले संडे, मतलब इससे अगले संडे तक 3 पेपर्स आपके पास हैं, 2 भी कर लेना, एक उससे आगे में शिफ्ट कर लेना, लेकिन करना है क्योंकि 15 दिन के स्ट्रेच में भाई 3 पेपर आराम से होते हैं। और ऐसे पेपर है जिसमें से एक पेपर तो आप झेल चुके हो इन द फॉर्म ऑफ फुल कोर्स टेस्ट। इस संडे जो स्केड्यूल के हिसाब से सॉल्यूशन का थ्योरी का टेस्ट है वो होगा, उसके नेक्स्ट संडे फिर फुल कोर्स टेस्ट है 40 आउट ऑफ 70 का, तो बी प्रिपेयर्ड। सर बुक में पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जांपल दे रखे हैं।
हाँ तो वो वाले भी करने हैं, ये भी करने हैं सर।